इंडियन है उसमें फैट कंटेंट फॉर द सेम वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अंग्रेज़ है जिसमें वेट बढ़ रहा है उसका है उसके ओवर एब्जॉर्प्शन है, ज़्यादा पाचन हो रही है। प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो सर्जरी बनी है उसको हम वेट लॉस या बरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। ज़्यादा खाना, थोड़ा गुलगुले लगना अच्छी बात मानी जाती है, पर दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। चेक ऑपरेट ना किया तो उसकी सोशल लाइफ, उसका फिजिकल स्ट्रेस, इवन लाइफ कट शॉर्ट भी हो सकती है। हेल्दी BMI हम लेते हैं टिल 23, 18 से 23 तक। सर्जरी तब की जाती है बच्चों के केस में जब इनको लगे भी अब सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह जम्मू। आप जालंधर से हैं और आपका लगभग 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और MS सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत पहले तो। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो सर्जरी की है और सर्जरी भी कोई आम सर्जरी नहीं, वो सर्जरी जो बहुत पॉपुलर है। हर बंदा चाहता है कि खाने पीने की आदत तो हमें सबको है और पंजाबी तो ख़ास तौर पर जाने जाते हैं खाने पीने के लिए, और फिर जंक फूड भी हम लोग खाते हैं और उसके बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है मोटापा। तो आप उस मोटापे से छुटकारा दिलाने के लिए सर्जरी करते हैं। क्या है ये सर्जरी, थोड़ा सा पहले तो ये बताएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने शो पे मेरे को इनवाइट किया। तो गुरविंदर जी, ऐसे जो सर्जरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम लेमन लैंग्वेज में उसको वेट लॉस सर्जरी कहते हैं, जैसे कि वजन कम करने वाली सर्जरी, और मेडिकली इसको बोलते हैं बरियाट्रिक सर्जरी। सो बरियाट्रिक का मतलब एक ग्रीक वर्ड है वेट लॉस। अच्छा। तो ये इसका मेडिकल नेम हम बरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। और ये उन लोगों के लिए है भी जिनका वेट अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद, जैसे कि डाइट कंट्रोल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद नहीं चेंज होता, मतलब वेट कम नहीं होता, या होता तो बड़ा कम होता है, जैसे कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, या जैसे ही आप डाइट थोड़ी बहुत ही आप छोड़ते हैं तो फिर आपका वेट रादर गेन हो जाता है, ज़्यादा भी आ जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो सर्जरी बनी उसको हम वेट लॉस या बरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, जिसके मतलब आप खाना भी खा सकते हैं और साइमल्टेनियसली आपका वेट भी लूज हो सकता है। मतलब जनरली तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर वेट बढ़ रहा है तो अपने खाने पीने की आदतों को सुधारो, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखो, एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो। सर्जरी के बारे में तो आमतौर पर किसी व्यक्ति के मन में सहज से तो आता नहीं है, एकदम से नहीं आता है। तो किनको आप सजेस्ट करते हैं कि किनको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, जो सर्जरी है इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका जेनेटिक्स कैसे हैं, कल्चर कैसा है, आप किस पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब जैसे इंडियंस के लिए गाइडलाइंस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो लोग अमेरिकन्स गोरे लोग हैं, उनके हमारे अलग है, बिकॉज हमारे जीन्स अलग हैं। तो जैसे कि अगर हम कंपेयर करें सेम वेट, सेम हाइट और सेम एज का, अगर एक इंडियन है और दूसरे साथ आपका कोई अंग्रेज है कोई, तो सब कुछ सेम होने के बावजूद हम देखते हैं जो इंडियन है उसमें फैट कंटेंट फॉर द सेम वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अंग्रेज है जिसका फैट कंटेंट कम होता है। ये जेनेटिक्स हमें हमारी बताती है भी हम सेम वेट, सेम एज, सेम हाइट होने के बावजूद भी हमारा वेट कंटेंट, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इंडियंस को जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें हम करते हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये हमें ज़्यादा होता है एट द सेम वेट। सो वो चीज़ें एज कम्पेयर टू दूसरे रेसेस में कम देखी जाती है फॉर द सेम। तो इसलिए जो हमारी गाइडलाइंस है वो उसको मॉडिफाई करके बनाया गया भी आप कम ओवर वेट पे भी आप क्वालिफाई करते हो। अब कौन सा वेट है वो हमें पता होना चाहिए। पहले तो मैं अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ एग्जैक्ट वेट होना कितना चाहिए। वन शुड नो कितना वेट है। तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारे हमारे साइंटिफिक फार्मूले हैं, पर एक फार्मूला जो आप घर में अपने आप देख के कर सकते हैं भी, अपनी हाइट जो है अपने सेंटीमीटर्स में निकालिए। अच्छा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, एक आदमी है जिसकी हाइट 6 फीट है, तो लगभग वो 180 सेंटीमीटर्स बनते हैं। उसमें से 100 कम कर दो मीन्स 80। तो 80 किलो उस आदमी का वेट होना चाहिए, उसको हम आइडियल बॉडी वेट बोलते हैं। अब कोई लेडी है जिसके हाइट 5 फीट है, तो उसके सेंटीमीटर्स बनाए तो 150 सेंटीमीटर बने, उसमें भी 100 कम कर दो मीन्स 50
आ गया 50 किलो नॉर्मल वेट होना चाहिए। ये BMI यही होता है क्या? नहीं, ये है हमारी वेट, ये अलग है। इसके बाद आएगा BMI। अच्छा। तो ये तो आप अपने देख सकते हैं घर में बैठे हुए अभी भी मैं ओवरवेट हूँ कि नहीं। अच्छा। फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स, जो आप BMI बोलते हैं, जो हमारी हाइट और वेट की रेशियो होती है। उसके बाद अपने जो भी आपका वेट है उसको हाइट के स्केल के साथ डिवाइड करके जो BMI वो बोलता है, तो वो गूगल में फॉर्मूला दिया होता है। हम अपनी वेबसाइट jammuhospital.com पे भी फॉर्मूला दिया, वो अपने वेट हाइट डालिए, आपका BMI निकल आएगा। अच्छा। लेकिन हेल्दी BMI हम लेते हैं टिल 23, 18 से 23 तक है हेल्दी BMI। पेशेंट बिल्कुल ओवरवेट नहीं है, आप ठीक है। 18 से कम है तो आप अंडरवेट है, 23 से ज्यादा तो आप ओवरवेट है। तो आप आते हैं सर्जरी कब करानी है, तो सिर्फ 24 या 25 या 26, 27 में हम सर्जरी नहीं करते। इसका मतलब आप 8-10 किलो ही ओवरवेट हो, ज्यादा ओवरवेट नहीं हो। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलने के चांसेस हैं मोर देन 50%। अब अगर आपका BMI 30 क्रॉस कर गया है, 40 क्रॉस कर गया है, 50 क्रॉस कर गया, मीन्स आप अपने नॉर्मल वेट से तकरीबन आप 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो या उससे भी ज्यादा ओवरवेट हो, फिर सर्जरी का रोल आता है। सो हमारी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर इंडियंस, अगर आपको कोई बीमारी जैसे कि शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप 27.5 BMI मीन्स आप ओवरवेट हो 16 किलोस। और अगर आपका वेट इससे, अब कोई बीमारी नहीं है, सॉरी, आपको शुगर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आप ओवरवेट हो, तो तब हम लेते हैं आपका 35 BMI। दैट मीन्स आप कम से कम 20 किलो ओवरवेट हो, तब सर्जरी के लिए क्वालिफाई करते हो, ज्यादा जितना मर्जी हो जाए। सो अपना हाइट देखिए घर में कितने है, वाइट देखिए उसमें आपका कितना माइनस करके उतना 100 करके आप उसमें आते हैं। अगर उससे ज्यादा तो कितने ओवरवेट है, तब आप वो जानकारी हो जाए भी आप सर्जरी के लिए आप क्वालिफाई हैं, कैंडिडेट बनते हैं कि नहीं बनते। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे ना घरों में अक्सर कह देते हैं कि यार फिर क्यों यार खानते पीनते कर आंदा है, तो वो ओवरवेट होना एक अच्छी बात मानी जाती है कि हाँ भाई वो अच्छा, उसकी माँ बाप उसकी अच्छी से केयर करते हैं। और जो अंडरवेट है उसको कहते हैं कि क्या बात है, तुझे घर पे कोई खाना वाना मिलता है या नहीं मिलता। ये जो नोशन हमारी पुराने समय से बनी हुई है, और आप कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान का जो अगर कंपेयर करें बाहर के साथ तो वो डिफरेंट है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, ये फिर क्यों प्रचलन में है ये बातें ऐसी? देखिए, ये जो चीज़ें अभी ज़्यादा खाना, थोड़ा गुलगुले लगना अच्छी बात मानी जाती है, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मदर्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, भी ये गलत बात है। हमें बिल्कुल कंट्रोल्ड वेट रहना चाहिए। अगर बचपन में जैसे जंक फूड खा के बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी के जंक फूड खा के खराब हो रहे हैं, तो दैट शुड बी स्टॉप्ड। वो नोशन गलत है, क्योंकि जो हमारा डाटा है, जो रिसर्च बता रही है भी जो लोग ओवरवेट होते हैं उनकी जीवन शैली पर, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है नॉर्मल वेट आदमी से। तो ये जानकारी होनी जरूरी है भी, अगर आपका बच्चा अभी ओवरवेट है अडल्ट हो के, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट हो सकती है, उसको कोई ना कोई डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, आपको नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज पे सांस फूलेगा उसका, तो और भी बड़ी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं लाइफ में। तो इस चीज से बचना चाहिए, और वो नोशन को अब हमें निकारना ही पड़ेगा, हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक जो फैशन की दुनिया में उनको कहते हैं कि फिगर साइज हमारा 24-36 कुछ ऐसे, तो वो रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ लोग कॉटन खाते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, भूखे रहते हैं, पानी पे रहते हैं। क्या ये चीज़ें ठीक हैं वेट लॉस करने के लिए या नहीं? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें अल्टीमेटली बॉडी को हार्म कर रही हैं। तो आप बिल्कुल अंडरवेट रहेंगे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो ये टेम्परेरी फिनोमिना चल सकता है, मतलब कुछ वीक्स के लिए चल सकता है। अगर आप उसको लाइफस्टाइल बना लेंगे तो डेफिनेटली बॉडी में आपकी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, जिससे आपका बोन डेंसिटी कम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, और जल्दी झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, कमज़ोरी आ सकती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। सो ये चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए। जो मॉडल्स या फैशन इंडस्ट्री करती है, मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। वो लोग भी जो ये चीज़ें करते हैं बड़ा टेम्परेरी होता है उनका, थ्रू आउट द ईयर वो इस चीज़ को, वो भी इन चीज़ को फेवर नहीं करते। थ्रू आउट द ईयर वो बिल्कुल स्टारवेशन स्टेट में और ऐसे फिगर मेंटेन करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा साइंस बताती है, बिकॉज फॉर एवर आप करेंगे तो स्टारवेशन स्टेट में बॉडी आपकी डिटीरियोरेशन पे चली जाएगी। और एक जो आजकल नौजवानों में बहुत चल रहा है, वो प्रोटीन लेते हैं एक्स्ट्रा,
वे प्रोटीन और बड़े बड़े बहुत महंगे महंगे प्रोटीन लेके, क्या वो सब ठीक है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए? वो भी लॉन्ग रन में खराब करता है, कैसे आप समझते हैं? देखिए हमारी जो डाइट है उसमें तो प्रोटीन्स होने बहुत ज़रूरी है। हम वैसे बोलते हैं जितने आप किलो के हो उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई 70 किलो का तो 70 ग्राम प्रोटीन इसका रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो आप अपनी पहले डाइट में देखिए, आप दूध पी रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, आप दही खा रहे हैं, आप चपाती खा रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट आपका कितना हो रहा है? तो अगर आप उसमें आप प्रोटीन 30, 40, 50 ग्राम्स कर रहे हैं तो फिर आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज अगेन आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल है। इफ़ यू कैन टेक वेजिट अपने डाइट में कर ले सकते हैं। जैसे नॉन वेज खाते हैं तो उसमें एग, फिश, चिकन में प्रोटीन्स काफ़ी आता है। अगर आप वेजिटेरियन है, आप दूध, दही, लस्सी में प्रोटीन्स काफ़ी आता है। सो आई एम इन मोर फेवर, आप जितने नेचुरल प्रोटीन्स की तरफ जाएंगे बॉडी को उतना ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब कुछ लोग कह देते हैं कि मैं तो पानी भी पीता हूँ तो मुझे लग जाता है, मुझे पानी से भी मोटापा हो जाता है। तो ऐसे लोग के लिए आप सजेस्ट करते हैं सर्जरी कि जो नॉर्मल खाते हैं, एक बंदे को मोटापा नहीं हो रहा उससे, लेकिन दूसरे बंदे को वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है, क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल टारगेटेड क्वेश्चन मेरे को पूछा है, मैं इस पे आने ही वाला था। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मैं पानी भी घी की तरह लग जाता है, मैं कुछ नहीं खाता पीता और मेरे को फिर भी मैं ओवरवेट हो जाता हूँ। सो दिस इज ए वेरी कॉमन फिनोमेना, हम डेली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। कोई आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी को ज्ञान है अब कैसी डाइट लेनी चाहिए। कोई ओवरवेट हो रहा है तो कोई अपने आप सेल्फ कंट्रोल को लोग करते हैं, डाइट प्लान्स लेते हैं, पर इन बावजूद भी कई बार वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। द रीज़न इज, जैसे आपने बोला भी, हमारे अंदर ओवर अब्जॉर्प्शन हो रही है। सपोज आप और मैं ही हो, हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही एज अगर एज के हैं, एक सेम ही खाना खा रहे हैं, एक का वेट बढ़ रहा है उसी खाने से, एक का नहीं बढ़ रहा है। इट मींस तो जिसमें वेट बढ़ रहा है उस खाने उसके ओवर अब्जॉर्प्शन है, ज्यादा पाचन हो रही है, वो हर कोई कैलोरीज अंदर उसके स्टोर हो रही है। तो इसीलिए सर्जरी हमारी यहाँ यूजफुल है, बिकॉज इस सर्जरी में ना सिर्फ हम आपका फूड पोर्शन कंट्रोल करते हैं, उसमें हम आपकी अब्जॉर्प्शन भी कंट्रोल करते हैं। और ये कैसे होता है ये भी बताइए। तो देखिए, जो हमारी छोटी आंत है उसमें सारे फूड अब्जॉर्ब होता है। उसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जूजनम, इलियम। जहाँ ड्यूडेनम जितना प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन होती है, जो पहले वाला हिस्सा होता है, उसमें ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। तो हम उसका कुछ हिस्सा 10%, 15%, 20%, इवन 25% तक हम उसको बाईपास कर सकते हैं। अच्छा जी। सपोज हमारी टोटल इंटेस्टाइन 10 मीटर की है, तो हम उसको 1, 2, 3 मीटर तक बाईपास करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के। काफी स्टैटिस्टिक्स हमें ऑफ कोर्स स्टडी करने पड़ते हैं, पेशेंट की एज ग्रुप क्या है, उसको कैसी बीमारी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो हम उसका बाईपास प्लान करते हैं। इतने बाईपास से आपकी इतने % जो अब्जॉर्प्शन है कम हो जाएगी, देन यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। उसका वेट धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका 2 फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। आपका हमने एक तो फूड कंट्रोल कर लिया, आप उतना ही खाओगे जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपका पेट फुल हो जाएगा, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। दूसरी बात, आप उस खाने से मोटे हो रहे हो, इसका मीन्स ओवर अब्जॉर्प्शन। तो जहाँ अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, हम उस एरिया को, छोटी आंत को बाईपास कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आप हेल्प करते हैं उन लोगों को वेट लॉस करने में, बिल्कुल, जो नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। बिल्कुल। और ये अब ये चीज़ें इतनी प्रेवलेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, जिनको मतलब अपने आप को मेंटेन करना है, या जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंड दे वांट टू रिमेन in their profession also, because अगर आप ओवरवेट हो तो आपका प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, आपका वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। सो आजकल लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं और सर्जरी की हेल्प लेके अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स की बात की तो हमें ये भी पता चला कि आप भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं और कैसे समय निकालते हैं? हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स लवर, मैं ट्राई एथलीट हूँ। मैं स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करता हूँ, तो हमें दिन बांटे होते हैं। तो इसके लिए देखो, अगर पैशन है तो टाइम निकालना पड़ता है। जिस दिन हमारा लॉन्ग वर्कआउट है तो मेरे को सुबह 3, 3:30 बजे भी उठना पड़ता है। अच्छा। फिर अगर 3-4 घंटे का वर्कआउट है तो मेरे को करके उसके बाद हॉस्पिटल भी अपने 9-10 बजे तक पहुंचना है। तो अभी काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ में हूँ, तो अपने पैशन को फॉलो भी करता हूँ साथ साथ प्रोफेशन के साथ। तो मैं हार्डकोर इनटू दिस एथलेटिक्स एंड ट्रायथलॉन। जी। अब आते हैं कि मान लीजिए किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सर्जरी के लिए जाना है, तो आपने बताया कि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि हम लोग कैसी सर्जरी और कितनी सर्जरी करेंगे। इस सर्जरी का
अमूमन टाइम जो है वो कितना रहता है? पेशेंट को कितने समय के लिए आपके पास आना पड़ता है और कितनी जल्दी उसको रिजल्ट मिलते हैं? देखिए आजकल बड़ी टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं मेडिकल साइंस में। तो अगर अपने हॉस्पिटल की हम बात करूं, हम जो जम्मू हॉस्पिटल में पिछले कुछ सालों से 20 साल से ही सर्जरी कर रहे हैं, तो कोई भी सर्जरी हम आधे घंटे के समय से पहले कर देते हैं। अच्छा। 25-30 मिनट से पहले हो जाती है। और सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन विधि से किए जाते हैं। कोई लंबे कट्स चीर फाड़ नहीं होते। लोगों को ये धारणा है भाई शायद बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ना मात्र 4 या 5 कट आते हैं आपके पेट के ऊपर 1-1 सेंटीमीटर, जो एक स्टिच से हम ऊपर बैंडेड लगा के उसको क्लोज भी कर देते हैं। बाद में पता भी नहीं चलता। और पेशेंट सेम डे अपनी लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। 4-5 घंटे के बाद 4-5 घंटे बाद पेशेंट चलना फिरने शुरू हो जाते हैं। जो वेट लॉस जर्नी है उसकी इमीडिएटली स्टार्ट होता है। 2 दिन के लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। तीसरे दिन पेशेंट अपने घर चला जाता है। घर जाके भी जो उसका छोटी मोटी एक्टिविटीज है वो कर सकते हो। बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल पेनलेस सर्जरी। इसमें ना हमने बॉडी में कोई चीज निकाली है ना कोई डाली है। हमें सिर्फ चेंजेस की है, स्टमक का साइज स्टेपल करके छोटा कर दिया है, थोड़ा बाईपास करने के लिए इंटेस्टाइन थोड़ी बाईपास का सेगमेंट लगा दिया है। तो ये बड़ी जल्दी पेशेंट को अडेप्टेशन हो जाती है। हम तो देखते हैं पेशेंट 2 दिन के बाद जब घर जाता है तो 2-3 किलो वेट वहीं लूज हो जाता है। अच्छा। तो तकरीबन 1.5 साल लगता है टोटल वेट लूज करना, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने ओवर वेट है। कोई 20 किलो से लेके लोग हमारे पास 100 किलो प्लस वेट लॉस सर्जरी के लिए आते हैं। तो तकरीबन 18 महीने में समय में वो सारा जितना भी ओवर वेट है वो ठीक हो जाता है। प्लस इसके साथ और बड़े बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। सिर्फ वेट लॉस ही ठीक नहीं होता, ऐसे प्रॉब्लम्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज, शुगर वो ठीक होती है। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। शुगर ठीक हो जाती है या आप उसको कंट्रोल कर देते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो पेशेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन की शुगर है, कह लो भाई पिछले 5-7 साल से ही है, तो वो तो हम देखते हैं 97-98% लोगों में बिल्कुल क्योर हो जाती है। ठीक हो जाती है। सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ मीठा भी खा सकते हैं और उनकी शुगर की दवाइयां भी बंद होती हैं। अच्छा। आप पेशेंट है लॉन्ग ड्यूरेशन 20-25-30 साल से शुगर है, तो उनके में क्या होता है, शुगर को ठीक करने के लिए हमें बॉडी में इंसुलिन चाहिए। अगर हमारा पैंक्रियास वर्किंग है तो इस मीन्स वो इंसुलिन बनाएगा जो बॉडी को शुगर न्यूट्रलाइज कर देगा। अब 20-25 साल की जो शुगर है उसमें पैंक्रियास बर्नआउट हो जाता है, वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तो उसमें फिर भी लोगों को फायदा रहता है। जैसे आप इंसुलिन की अगर हाई डोज ले रहे हैं तो डोज उसकी काफी कम हो जाती है। तो इससे आपको शुगर के जो HbA1c लेवल्स हैं जो 3 मंथ के बाद हम देखते हैं उसमें काफी हम कंट्रोल देखते हैं, वो लो डाउन। ऐसे आने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसी शुगर की आपकी आंखों पे जोर पड़ना, किडनियों में पड़ना, ये सारी चीजों से आप बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं कि आम व्यक्ति के मन में हमेशा से ये रहता है कि यार है तो है लेकिन कोई नहीं, मैं तो ठीक हूँ, जी लूँगा, और अगर जाना ही है तो उससे पूछते हैं पहले तो ये बहाना होता है। फिर दूसरा होता है कि मुद्दे पे आते हैं तो कहते हैं यार मुद्दा ये है कि इतने पैसे कहाँ से लाएं। तो आप जो सर्जरी करते हैं क्या ये वाकई इतनी कॉस्टली है या कि हर बंदा इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है? देखिए जो सर्जरी है उसमें ना स्टेपलर्स वगैरह लगते हैं, और स्टेपलर्स अगर स्टैंडर्ड कंपनी जो वेल रिप्यूटेड पिछले 25-30 साल से चल रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर USA बेस्ड कंपनीज। अच्छा जी। तो उनका जो इम्पोर्ट है सब कुछ लाने में नो डाउट यहाँ पे लीगल वे से सारा कुछ मिलता है स्टेप, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जो कि कई बार पॉकेट्स पे लोगों को लगता है भी थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है। बट उसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट्स भी हेल्प कर रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम्स हैं। अगर मैं कैशलेस देखूं तो ECHS जो साबका फौजी है उनका सर्जरी गवर्नमेंट फ्री करवाती है, जो वो ओवरवेट हो जाते हैं। तो आपके हॉस्पिटल में वो होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। अब लोगों ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं बहुत सारी, तकरीबन हर एक में ये बरियाट्रिक सर्जरी पास है। उसका कोई गाइडलाइंस है, अभी आपका 2 साल पॉलिसी चली होनी चाहिए, आपका कुछ चीज हिडन नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास पॉलिसी होल्डर तो कैशलेस सर्जरी भी हम करते हैं। अच्छा, मतलब हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ओके। अच्छा, अब आपका इतना तजुर्बा है, लगभग 20 साल से आप ये सब कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास बहुत सारे केसेस भी होंगे, लेकिन उन केसेस से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एज ग्रुप का कोई फैक्टर रहता है या जेंडर का कोई फैक्टर रहता है कि औरतों में ये कम है, मर्दों में ज़्यादा है, या बच्चों में, बूढ़ों में, ऐसा कोई फैक्टर है या कोई?
देखिए, जो सर्जरी है मेल फीमेल किसी एज ग्रुप में की जा सकती है, पर कोई भी इसकी हेल्प ले सकता है। अब इसमें एज ग्रुप क्राइटेरिया ऐसे, अभी अगर दुनिया में हम देखें तो सबसे जो यंगेस्ट बच्चा सर्जरी उसके तकरीबन 4 साल की उम्र है जिसकी सर्जरी हुई है। 4 साल में? हाँ। अच्छा। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं जलंधर में, हमने 11 साल के बच्चे की भी सर्जरी की है। अच्छा। तो बच्चों में हम देखना पड़ता है अभी कौन सा प्रोसीजर करें, बिकॉज उनकी सारी लाइफ पड़ी है, उन्होंने अभी हाइट में भी ग्रो होना है, तो बॉडी में किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं चाहिए। उसके लिए प्रोसीजर वो चूज करना है जिसमें बॉडी की कोई डेफिशिएंसी ना आए। और सर्जरी तब की जाती है बच्चों के केस में जब इनको लगे भी अब सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है। अच्छा। अगर बच्चे का ऑपरेट ना किया तो उसकी सोशल लाइफ, उसका फिजिकल स्ट्रेस, इवन लाइफ कट शॉर्ट भी हो सकती है। तो उन केसों में हमें ये स्टेप लेना पड़ता है। और जिन बच्चों ने भी कराई है, जो डाटा बताता है भी उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, आज वो बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, ग्रो कर गए हैं, कहीं कोई शादियां भी हो चुकी हैं, बच्चे भी हैं आगे। सो ऐसा कोई नहीं अभी आप बच्चों की सर्जरी नहीं कर सकते। तो अब हम केसेस पे आते हैं। कोई पर्टिकुलर केस आपको याद हो या आपको लगता है कि बड़े आपके दिल के करीब हैं, या बहुत मेमोरेबल केसेस आपके पास आए हों जो अभी भी आपको स्टन करते हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम देखते हैं लोग कई बार व्हील चेयर पे आते हैं या स्ट्रेचर पे आते हैं, और जब बाद में 2-4 महीने बाद वेट कम होना शुरू हो जाता है तो वो चल के आते हैं। अच्छा। स्टिक भी छूट जाती है। ऐसे तो बहुत मतलब अनगिनत केसेस है, व्हील चेयर छूट गई, स्टिक छूट गई और खुद स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, घर के काम करने शुरू कर दिए, बैक टू लाइफ, रिक्लेम जैसे लाइफ वो हो गई। हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो बच्चे हमने पिछले कुछ साल पहले की थी, ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले, जिसकी एज 11 साल में उसका वेट मोर देन 180 किलो, 180 किलो से किलो, तो उसके कारण उसका स्कूल छूट गया था। अच्छा। और 2 स्टेप चलने के बाद बैठ जाती थी, पसीना, स्वेटिंग एंड एवरीथिंग। उसकी सर्जरी हमने की थी। तो तकरीबन उसने 90 kg के करीब वेट लूज किया और सर्जरी के बाद। आप उसके बाद वो स्कूल दोबारा जाना शुरू कर दिया, मतलब बैक टू लाइफ आ गई। ऐसे और एग्जांपल है, एक पीछे हमने एक हेयर ड्रेसर का है, उसने मतलब सैलून है, उसका काम भी छूट गया बिकॉज उसका वेट इतना ज्यादा था, 170-75 किलो हो गया। तो वो अपना घर भी जैसे ऊपर तक घर जाता नहीं, अपने सैलून में ही सो जाता था। अच्छा जी। तो क्योंकि स्टेप्स नहीं चले जाते और व्हील चेयर पे आ गया था। एक यंग लड़का 24 साल का, अपने रूम में या के साथ अटैच्ड बाथरूम है, वहीं से उसने बाथरूम तक जाना, वापस आ जाना, बेड पे सो जाना, और ये उसकी लाइफ थी पिछले कुछ सालों से। फिर जब वो आए चल के, जैसे घर वाले उनको लेके आए गाड़ी में, जैसे मर्जी सीटें फोल्ड करके उसको लेके आए, बिठा के लेके आए। अब कुछ महीने में तकरीबन 30-40 किलो वेट लूज हो गया है। तो ही सो हैप्पी, हमें इंटरव्यूज देता है हॉस्पिटल में आके और लोगों को प्रमोट करता है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, मतलब वो दे आर बैक इनटू देयर लाइफ, एंड जैसे कि वो प्रोफेशनल है, वो कहता भी मैं अब काम भी करना शुरू कर दिया है उसने। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ एक ये है कि कितने % आप समझते हैं कि इस ऑपरेशन की जो सक्सेस रेट है उसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि बहुत कम लोग जो हैं जिनको नहीं ही रिजल्ट मिलता है, ऐसा होता है, या कि इसका 100% सक्सेस रेट है? देखिए, अगर आप पैरामीटर्स, हम सिर्फ वेट लॉस देखते हैं, डायबिटीज नहीं देखते सब कुछ, और वेट लॉस देखते हैं, तो इसमें 100% रिजल्ट है। अच्छा। लोगों को ये समझना चाहिए भी ये जो सर्जरी है उनकी हेल्प के लिए बनी है। हम आपका वेट लूज, जितना भी आप ओवर वेट है, 30 से लेके 50, 60, 70, 80, 100 किलो लूज करने में ये सर्जरी आपकी मदद करेगी। पर एक नॉर्मल इंसान, आप और मैं, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए हम डाइट सोच के खाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रखते हैं। अगर ज़्यादा खा लिया या सुबह रनिंग कर ली या वॉकिंग कर ली या कुछ भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो जाए, तो ये अपने लाइफ में लाने की बहुत ज़रूरत है। तो कई लोग जो बिल्कुल तो लेजीनेस की वजह से कुछ हिलते नहीं है, तो थोड़ा बहुत वेट रीगेन हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री जैसे कंप्यूटर के साथ जो काम करते हैं, उसमें तो सब लोग, न्यूज़ मीडिया में सब लोग हर जगह कंप्यूटर पे बैठे मिलते हैं आपको, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे फिर? नहीं, सर्जरी करा के हेल्प ले सकते हैं, पर जब आपका वेट लूज हो जाए, अपने आप को एक लाइफस्टाइल में एक चीज, अपने हैबिट डाल दो भी मैंने डाइट खानी है, सोच के खानी है, जो भी मेरे को अच्छा खाना है, हमेशा जैसे जंक है या कोल्ड ड्रिंक्स है या मीठा है, ये चीजें अवॉइड करनी है। और आधा पौना घंटा 1 घंटा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर डेडिकेट करना है। अच्छा, इसमें योग वो भी क्या हेल्प करता है? योगा ऐसा अच्छी चीज़ है, पर हम सर्जरी के बाद सिर्फ योगा से बोलो मैं अपने को मेंटेन करना, हम चाहते हैं भी आपकी कैलोरी लॉस भी होना चाहिए।
तो योगा इज़ गुड फॉर स्ट्रेचिंग है, आपके सब बड़े लोगों को फ़ायदा भी देता है, पर मेरे ये भी मानना है भी आपका फिजिकल जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है वो भी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इतने थोड़े से समय में आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत सारी अहम जानकारी दी। बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है जो आप लोग सोचते थे, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आपको ज़रूर उसमें कुछ और जानने का मौका मिला होगा। हम डॉक्टर साहब को अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब आए हैं तो आगे भी आते रहें, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनके मन में जो सवाल हैं वो आपके साथ साझा करके उनके भी जवाब हम उन तक पहुंचा सकें। आज इतने से थोड़े से समय में आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अपने दर्शकों से फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं, सराहते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये चाहते हैं कि आगे भी आपका ये प्यार इसी तरह से बना रहे। सो इस प्रोग्राम को भी आप उसी तरह से खूब कमेंट कीजिए, खूब शेयर कीजिए और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक समय रहते ये जानकारी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।